हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो वीडियो होने वाला है वो न्यूज़ में नंबर 1 पे है। वो ये है कि फिनलैंड एंड स्वीडन, जो कि अभी तक बहुत न्यूट्रल देश माने जाते थे, इन दोनों देशों ने नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। आपको न्यूज़ में पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है और जो हालत रशिया ने यूक्रेन के की, उससे डर के फिनलैंड एंड स्वीडन ने एक प्रिकॉशनरी स्टेप ये लिया है कि वे दोनों नाटो मेंबर्स बनना चाहते हैं। और अगर वो दोनों नाटो मेंबर्स बनते हैं तो रशिया कैसा रिएक्शन करेगा ये देखने लायक होगा। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि रशिया और फिनलैंड दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बॉर्डर 1350 किलोमीटर लंबा है। तो सोचिए, अगर फिनलैंड नाटो मेंबर बन जाता है तो रशिया के सामने फिनलैंड के बॉर्डर्स पे नाटो के फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है और कैसे सिर्फ रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटे मोटे कंट्रीज में घुसे जा रहे हैं। पहले हम लोग ने सोचा था कि रशिया यूक्रेन वॉर इतना प्रोलॉन्ग नहीं चलेगा, इतना लंबा नहीं खिंचाएगा, लेकिन आज 66 डे है। मतलब आप मान के चलो, ये वॉर ने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया है। बहुत सारे कंट्रीज अफेक्ट हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते ही जा रहे हैं। लेकिन जो कंट्रीज रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ऐसी सिचुएशन में फिनलैंड एंड स्वीडन ने सोचा कि वे अपने देश को सेव करें और सबसे अच्छा एक ही जरिया है नाटो मेंबर बन जाना। अब आपको लग रहा होगा कि नाटो मेंबर बनना बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। नाटो में घुसने का एक ही क्लॉज है कि आपको 30 देशों की रजामंदी चाहिए, और अगर आप उसके अंदर घुस जाते हैं तो अगर आपके ऊपर किसने अटैक किया तो वो 30 के 30 देश आपका साथ देंगे, आपको डिफेंड करेंगे। अगर कोई भी कंट्री, जैसी भी कंट्री हो, अगर वो नाटो का मेंबर बन जाती है तो उसका मिलिट्री फोर्स अपने आप ताकतवर हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे डायरेक्टली बैकिंग होती है नाटो की। और नाटो का जो मास्टरमाइंड है वो है यूएसए। तो आप मान के जा सकते हो कि नाटो मेंबर बनना अपने आप में एक छोटी सी कंट्री को भी पावरफुल बना सकते हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन की। देखिए, यूक्रेन तो बहुत टाइम से चाह रहा था नाटो मेंबर बनना, रशिया को ये पसंद नहीं आ रहा था। देखिए, रशिया का कंसर्न बस यही है कि मेरे बॉर्डर्स में नाटो फोर्सेस ना आए। पहले यूक्रेन ने ये बगावत कर दी कि मुझे नाटो मेंबर बनना ही है। मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक यूक्रेन नाटो मेंबर बना नहीं है। भले उनके प्रेसिडेंट ने बहुत गुहार लगाई कि वह नाटो मेंबर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये वॉर ही छिड़ गया और इसमें कितने सारे कंट्रीज भी बीच में आ गए। अभी फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों बहुत न्यूट्रल कंट्री थे, लेकिन जैसे जैसे ये वॉर तब्दीलियां ले रहा है उसके हिसाब से फिनलैंड एंड स्वीडन ने भी बोल दिया है कि हम नाटो मेंबर बनना चाहते हैं। आज के डेट में इन दोनों कंट्रीज ने अप्लाई कर दिया है। रशिया ने बोला है कि मैं डायरेक्ट एक्शन लूँगा। यहाँ पे रशिया का भी कंसर्न कोई गलत नहीं है। रशिया बस अपने आप को डिफेंड करना चाहता है अगेंस्ट नाटो। स्वीडन और फिनलैंड दोनों वैसे तो न्यूट्रल देश हैं, और हमें लग रहा है बाहर से, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमें बाहर से लग रहा है कि वो आसानी से नाटो के मेंबर्स बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। नाटो के अंदर एक और देश है जो 70 ईयर्स से उसका मेंबर बना हुआ है, जो इन दोनों की ज्वाइनिंग पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो है तुर्की। तुर्की के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे लोकेशन को देखिए। तुर्की एक बहुत ही अजीब सा देश है। हम लोग जानते हैं कि तुर्की टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, लेकिन तुर्की की जो इकोनॉमिकल हालत है वो बहुत ख़राब है। उनकी करेंसी लीरा का वैल्यू कोविड के टाइम से ही बहुत गिरता जा रहा है। वहाँ पे जो ब्रेड है, मतलब पाव, वो भी बहुत कॉस्टली है। टूरिस्ट जो लोग वहाँ जाते हैं वहाँ तो एंजॉय करते हैं, पर वहाँ की जो आम जनता, आम पब्लिक है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, वो तो अपनी कंट्री का जो हालत करके रखे हैं, उससे तो मतलब लोग ही वहाँ उनको पसंद नहीं करते। तो सोचिए, तुर्की जैसा देश जब ऑब्जेक्ट कर रहा है कि फिनलैंड एंड स्वीडन जैसी कंट्रीज जो कि वेल ऑफ भी हैं, अगर नाटो का मेंबर बन जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे ट्विस्ट ये है, तुर्की में जो आतंकवादी हैं वो शरण लेते हैं स्वीडन में। अब आप सोचिए, तुर्की भी तो अपने आप को बचाएगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कर रहा है कि मैं स्वीडन को नाटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता। रशिया को तो पहले से प्रॉब्लम था ही, रशिया ने तो बोल ही दिया कि मैं एक्शन लूंगा। अभी रशिया की हालत ऐसी है कि उसके ऊपर ग्लोबली इतने सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, पर रस्सी जल गई, बल नहीं गया। रशिया अभी तक टिका हुआ है, अड़ा हुआ है। फिनलैंड भी अगर ज्वाइन हो जाता है नाटो में तो रशिया और उग्र हो सकता है। साथ ही साथ रशिया की आम पब्लिक, मतलब
त्राही त्राही मची हुई है। यूक्रेन के साथ रशिया का जो वॉर चल रहा है, इससे रशिया की हालत टाइट हुए पड़ी है, ये सबको पता है। लेकिन पुतिन तस्से-मस होते ही नहीं हैं। 99% फॉरेन कंपनीज जो रशिया में इन्वेस्ट किए थे वो निकल चुके हैं। रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है अभी फ्रीज है और इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। वहाँ के लोग ये वॉर चाहते नहीं थे, मतलब वहाँ की जो आम जनता है वो ये वॉर चाहती नहीं थी, लेकिन उनकी हालत ऐसी कि वो पूरी तरीके से मजबूर है। और पुतिन के अगेंस्ट में कोई भी जाने से डरता है, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया में बहुत ज़्यादा सेंसरशिप चलता है, बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप चलता है। और पुतिन तो तानाशाह होकर बैठा हुआ है। 100 सालों में एक ऐसा तानाशाह आता ही है वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करता है, और इस बार शायद व्लादिमीर पुतिन ही है। रशिया एंड यूक्रेन वॉर से कोई एक कंट्री इफेक्ट नहीं हुई है, पूरा ग्लोब, पूरा का पूरा दुनिया, विश्व सब इफेक्ट हो चुके हैं। और कोई भी कंट्री, भले वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, कहीं ना कहीं से इफेक्ट तो हो ही चुकी है। आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारे इंडिया में भी दाम अचानक से बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया ये भी कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो रही है, और हमारे फॉरेक्स रिजर्व वो भी बहुत ज़्यादा गिरावट में आए हैं। पेंडेमिक के पहले हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये 2 महीनों में $45 बिलियन का गिरावट देखा गया है। तो आप सोच सकते हैं इंडिया जैसे तैसे बची हुई है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका एंड पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। अगर आपको जानना है उनके बारे में तो मेरे चैनल में मैंने 2 वीडियोस श्रीलंका एंड पाकिस्तान के बारे में 5-5 मिनट के छोटे-छोटे वीडियोस हैं, वो ज़रूर देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि हमें एक्चुअली डायरेक्टली तो पता नहीं चलता इन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, पर जब आपको पता चलेगा ना तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया को भी बहुत सेफ रहना चाहिए। आप न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे कि पुतिन कैसे बाकी कंट्रीज़ को, छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है। न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे ही चुका है फिनलैंड को। तो अगर एक न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका जो इफेक्ट रहेगा उस कंट्री तक तो नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड में फैलेगा, और ये जनरेशनल रहता है। ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा अटैक होना बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होगा। अगर अभी सारे देशों को मिलके एक डिसीजन लेना चाहिए, पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर, सच्चाई तो यही है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। 2022 में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जो आम जनता है, हम आम जनता अभी एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वी आर लिविंग इन अनसर्टेन टाइम्स, और अभी आगे का फ्यूचर क्या होगा ये हमारे ऊपर नहीं, ग्लोबल लीडर्स के ऊपर है। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल कोई भी एग्जाम देते हो जिसका सेक्शन करंट अफेयर्स आता है, तो इस वॉर के तहत जितनी भी कंट्रीज मेंशन्ड है, मतलब इस वीडियो में मैंने जितने भी कंट्रीज मेंशन किए हैं उनके बारे में इन डिटेल जान दीजिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी रशिया एंड यूरोपियन यूनियन में जो बवाल चल रहा है उसकी वजह से ये बहुत ही वोलेटाइल हॉटस्पॉट बन गया है। और इस साल का सबसे टॉप 10 न्यूज़ में नंबर 1 पे अगर कोई न्यूज़ रहेगा तो रशिया यूक्रेन वॉर ही रहेगा, और उसके बाद जो भी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो रही है उनके बारे में ही न्यूज़ होंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप जहाँ भी हो खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड वेल इन्फॉर्म्ड रहिए।